आप सब हम एक ऐसे अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसमें एक लेखक या एक कवि अनुपस्थित है और उसकी उपस्थिति उसकी रचना या विचारों के आधार पर मानते हुए उस पर हम बात कर रहे हैं। हम अगर उसकी कोई आलोचना करते हैं तो जवाब देने के लिए हमारे सामने नहीं है, और हम उसका अधिक सम्मान करते हैं तो सम्मान पाने के लिए वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब ये जिम्मा हमारा है कि हम एक ईमानदार और तर्क संगत बात करें। डॉक्टर चौहान जी ने, कर्ण सिंह चौहान जी ने जो अपना पूरा वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी। एक मुकेश मानस का कैसे निर्माण हुआ, किस प्रवृत्ति में थे, किस चेतना से काम कर रहे थे, किस विचारधारा से प्रभावित थे। चाहे वो वामपंथी विचारधारा से काम कर रहे थे और उनके गुरु और उनके चेले वो सब वामपंथी ही थे। जैसा कि उन्होंने बताया, नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित थे, इसलिए उनकी दृष्टि भी यही बनी थी कि वर्ग दृष्टि से चीजों को देखा, जो मार्क्सवादी अक्सर देखा करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम मानते हैं और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन का अगर असर है, तो उससे एक बात बड़ी साफ भारत में आती है सामने कि जब वर्ग नहीं है तो वर्ग संघर्ष कहाँ से होता है, और जब वर्ग संघर्ष नहीं है तो मार्क्सवादी आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वर्ग ही लगता है तो वर्ण ही वर्ग है, वर्ण में ही लोग इकट्ठे हैं, वर्ण में ही। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और कही कि कुछ वर्ण जो है तत्सम जातियां आपस में मिल गए हैं, जैसे कायस्थ, बनिया, ये सब कुछ जातियां आपस में सवर्ण जातियों में एक साथ आ गई हैं, लेकिन उनका वो वर्ग है, उसे मान लेना चाहिए। अब जहां तक बात है दलित साहित्य की, दलित चेतना की, मुकेश मानस अपने आखिरी दिनों में इधर आ रहे थे, लेकिन फिर भी जैसा कि चौहान जी ने कहा कि वो इस बात को मान रहे थे कि भाई दलित होना कोई जरूरी नहीं है, सबका साहित्य मान लेना चाहिए। जब कभी ये सोचना चाहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो बहस चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बहस चल रही है, गांधी जी सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं भी दलित हूँ। बात तक करते रहते हैं कि मैंने अपने को भंगी बना लिया है, मैं हरिजन हूँ। लेकिन क्या गांधी जी अनटचेबल जैसी कोई किताब लिख पाए? क्या गांधी जी ने एलिनेशन कास्ट लिखी? क्या गांधी जी जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे? तो गांधी के चेले में चाहिए। तो इस बात को पूरा समझना चाहिए कि पूरे जो साहित्यकार हैं, चाहे मार्क्सवाद का प्रभाव हो, गांधी का प्रभाव हो, वो सारा प्रभाव सवर्णता का है, जाति भेद का प्रभाव है। और हमारे यहाँ भी ये तो रिसर्च ही नहीं हुई है, भारत में तो जो शोध करते हैं, शोध कराते हैं या जो आलोचना करते हैं, चाहे वो उसका त्रिपाठी जी हो या उनके साथ के लोग, सारा साहित्य उनका इकट्ठा करिए और उस पर रिसर्च करिए कि उन्होंने पूरे जीवन में किस जाति के बारे में सोचा, कैसे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही किताब लिख पाए, क्यों उनके संस्कृति के साथ जुड़े, क्योंकि वो अपनी जातियों के साथ जुड़े। जाति को लेकर हमारे यहाँ रिसर्च हुआ ही नहीं। तो जाति एक अहम मुद्दा है। जैसा कि कहा कि जाति का ठप्पा लेखक पर नहीं लगाना चाहिए, मतलब है, लेकिन कौन है कि ये मानने से इनकार कर देगा कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का नहीं है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट में आकर नौकरियां पाते हैं, कहना चाहते हैं कि हमें कोई जाति का चिन्हित करें। ये जो डरापन है, क्या जाति है, लेकिन जाति की समानता के लिए लड़ा जाए।
कोई मनुष्य पैदा होने के आधार पर किसी में बड़ा छोटा नहीं हो सकता। संविधान उसे समान अधिकार देता है। तो ये हिंसा निकालिए कि हम भंगी हैं, जमान है, दुसाध है, ये है, वो है, उस वजह से हम किसी ब्राह्मण से कम है। जब आपको वोटिंग राइट बराबर है, जब आपको संविधान में हक बराबर है जीने का, तो फिर आप उस लड़ाई को क्यों नहीं आगे बढ़ाते, क्यों हिंसा पाते? तो इसलिए जो है, जो इस तरह के लोग पैदा हुए तो चलो भाई तुमने लिख दिया साल किसी तुम भी दलित लेखक हो गए। अरे भाई आप कह रहे हैं कि ठप्पा दलित का नहीं लगना चाहिए, वो कह रहे हैं तिवारी जी और वो त्रिपाठी जी के हमें दलित लेखक मान लो, और आप कह रहे हैं कि दलित लेखक ये अपनी जाति का ठप्पा लगाए हुए हैं। तो ये बात नहीं है। अश्वेत साहित्य अश्वेत पहचान के साथ आया या नहीं आया, और सारी दुनिया में उसको माना गया। तो इसलिए पहचान को हीन भावना के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हम इस चीज को स्वामी अछूतानंद तो अपने आप को अछूत कहने लगे, किससे कम थे क्या है? वो इसलिए कहने लगे कि मेरा सारा समाज जो है अछूत है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर क्यों अपने को बहसित कह रहा है? उन्होंने कहा कि मैं बहसित, मेरा समाज बहसित कर दिया है तो मैं बहसित रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसलिए इन चीजों को जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक हम ऐसा ही समझौता परस्त साथ लिखते रहेंगे। देहरादून की घटना का अभी राजे जी ने जिक्र किया, जिसमें काशीनाथ जी ने घोड़े का घोड़ा होना आवश्यक, घोड़ा होना पड़ेगा घोड़े पर लिखने के लिए। मैं भी उस संगोष्ठी में एक प्रतिभागी था, और संगोष्ठी क्या थी कि वो मूलचंद गौतम ने परिवेश सम्मान दिया था प्रकाश वाल्मीकि को, और उसमें मैं भी गया था। और इस बहस को खुद मैंने हंस में दर्ज किया था, वो रिपोर्ट मेरे हाथ में लिखी हुई थी, तभी ये बहस आगे चलती। तो बात भाई खत्म हो जाती। मैं दिल्ली लौटा, मैंने आकर वो पूरी रिपोर्टिंग हंस में की कि ये ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं लोग, तो वो बात बहस आगे आई। शव यात्रा कहानी का जिक्र बार-बार होता है, और उसमें जाति उपजाति का झंझट भी बार-बार होता है। उस बारे में मैं आपको बताऊं कि उसकी पांडुलिपि वो प्रकाश वाल्मीकि ने मुझे दी थी, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि शिवराज सिंह बेचन ने उस समय ये बात नहीं कही कैसे नहीं छपाना चाहिए। और ये सच बात है कि मैंने नहीं कहा कैसे नहीं छपाना चाहिए। और बात हुआ ये था कि सूरजपाल चौहान के पुत्र हुआ करते थे, दत्तक पुत्र, जो उनकी पत्नी के साथ लेकर, जिसमें आप कथा में जिनका जिक्र हुआ है, उनकी शादी थी। उनकी शादी में मैं गया था, और वो किसी एसडीएम थे, वो जिनकी बेटी के साथ शादी हो रही थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और मैं एक गाड़ी में थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने वो पांडुलिपि मुझे दी और मुझसे कहा कि मैं सुबह तक आपकी राय चाहता हूं, मैंने एक नई कहानी लिखी है, मुझे ये डर है कि इस पर विवाद होगा। मैंने मुझसे एक बात पूछी, मुझे ये बताओ कि क्या ये घटना सच है? कि हाँ ऐसा हुआ समाज में। तो मैंने कहा कहानी छपनी चाहिए। अगर चमार भंगी के साथ भेदभाव करता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, या भंगी किसी के साथ जातीय भेदभाव करता है तो आलोचना होनी चाहिए। और ये बर्दाश्त करने की चीज नहीं है, और अम्बेडकरवादियों को तो बिल्कुल नहीं किसी जाति। लेकिन उस कहानी के पीछे एक और तथ्य जो बाद में उजागर हुआ, वो ये हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयप्रकाश वाल्मीकि ने एक कटिंग भेजी राजस्थान से, जिसके बारे में तेज सिंह जी ने बहुत विस्तार से लिखा। और बल्कि जब हंसका में विशेषांक का असली संपादक था तो वो बहस उन्होंने उसमें दी थी। तो राजेंद्र यादव के साथ मैंने कहा, बात हुई, मैंने कहा इस तरह की बहस है, तो थोड़ा सा वो प्रकाश वाल्मीकि का फेवर करते थे। उन्होंने कहा ये अंक की बहस उसी दिशा में चली जाएगी, तेज सिंह जी का लेख मत छापो। और इस वजह से तेज सिंह जी लगातार मुझसे नाराज भी रहे। हालांकि उनकी क्षति पूर्ति करने के लिए मैंने कुछ और चीजें उस अंक में दी थी जो उनका छपना चाहिए। तो उस घटना में ये था कि भाई कोई व्यक्ति एक साइकिल पर अपनी छोटी सी बच्ची के शव को ले जा रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है।
उसके आधार पर उन्होंने वो कहानी लिखी। लेकिन इसमें जो दोष था, इसमें जो कमी थी वो ये थी कि उस कटिंग में कहीं ये नहीं लिखा था कि ये जैसा कि उसमें लिखा है ये रविदासी चमार थे या उसमें कोई जाति का प्रसंग था नहीं। और ये उन्होंने मान लिया कि निश्चित तौर पर ये तो अछूत होगा ही, इसलिए इसकी बच्ची को कोई साथ नहीं आ रहा है और ये संभव भी है कि ऐसा हो। लेकिन वे चमार थे, भंगी थे, ये जो कल्पना उन्होंने की उससे सारा विवाद खड़ा। फिर भी मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहा कि कोई भी उपजाति किसी भी जाति को अपने से छोटा माने या माने या उसकी मदद न करे, क्योंकि हम बराबर जब इस बात को कहते हैं कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, बाबा साहब मिशन को आगे चलाओ और हम ही आपस में एक दूसरे के असहयोग करें, तो ये गलत बात है। तो एक बात तो ये हुई। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि चाहे तो मुकेश मानस जी हों और चाहे उनकी पीढ़ी के लेखक हों, पाठ्य हों, हम सब एक परंपरा में विकसित हुए। हमसे पहली पीढ़ियां, चाहे वो बिहारी लाल हरित हो, स्वामी अच्युतानंद हो या मराठी के लेखक हो या हमसे थोड़े सीनियर जो है प्रकाश वाल्मीकि हो, नेक्सराय जी हो या तमाम हो, कदम जी हो, उन सबके योगदान को हम नकार नहीं सकते। और हम कई बार ये बेईमान होते हैं कि हम उसे प्रभावित होते हैं, सीखते हैं, फिर भी हम संज्ञान नहीं लेते। हम ये बताते हैं मंच पर कि हमने किस बुनियाद पर अपना रद्दा रखा है, हमारी नींव कहाँ खड़ी हुई है। तो एक तो ये बहुत ईमानदार रहना आवश्यकता है कि भाई हम अपने पूर्वजों से जो सीखते हैं या उनका जो हासिल करते हैं, चाहे वो ज्ञान की संपदा हो, सृजन की संपदा हो, उनका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो क्रांति की बात चाहे मुकेश जी की कविताओं में हो और चाहे किसी और की कविताओं में हो, और चाहे हम मार्क्सवाद से प्रभावित हों, मनुवाद से प्रभावित हों, गांधीवाद से प्रभावित हों, जिन्हें क्रांति चाहिए वो कौन लोग हैं? क्या पूंजीवाद के खिलाफ पूंजीपति क्रांति करेगा? क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मण क्रांति करेगा? है? तो जो अटचल है या जो वंचित है वो उसकी आवश्यकता है, वो क्रांति करेगा। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई पहले से दलितों में क्यों नहीं लिख दिया, उनमें चेतना आई तो उन्होंने लिख दिया। अरे भाई ये बताओ, जब दलितों ने दावा करना शुरू किया कि ये हमारा साहित्य है, तब भी आपको क्यों याद आ रहा है कि हम भी दलित साहित्य लिख रहे हैं? 200-400 साल से आप साहित्य लिख रहे थे, अंग्रेजों के जमाने से लिख रहे थे, पूरा साहित्य खड़ा के देख लीजिए, मुगलों के जमाने से लिख रहे थे, तो आपने तब क्यों नहीं लिखा? तब आप दलित लेखक क्यों नहीं बने? अब जब हमने पृथक अपनी पहचान बनाई, हमने कहा हाँ हम भी नागरिक हैं, हमें अपनी बात कहनी है, आपने सारी बात कह ली, चाहे वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, चाहे कपोल कथाओं के माध्यम से, लेकिन हमारा सच हमको कहना है, जो कहा नहीं गया है वो हम कहेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अनुभव जो है वो सामान्य बात नहीं है। भोगे हुए अनुभव को आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाई जो देखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे जो भोग रहा है वो देख भी तो रहा है, तो उसके पास डबल है। मैं जो हूँ, मेरी पिटाई हो रही है या मेरे आज हर दिन अखबार उठा लीजिए, रोज बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियां स्कूल गई, माँ के सामने लड़की को उठाए गए, सिंदूर काटते 2 लड़कियों को, और माँ के सामने से ले जाकर उनके साथ बलात्कार कर दिया, तो भोग भी रहे देख रहे हैं। तो उस सच को आप नहीं लिखेंगे तो क्यों लिखेगा? इसलिए जो भोगा हुआ यथार्थ है, देखे हुए यथार्थ से हजारों गुना प्रामाणिक है।
उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि मुकेश जी इधर लगातार दलित साहित्य को समझ रहे थे, मेरे साथ भी वो लगातार मिलते थे, विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षक साथी थे इस नाते। सहमतियां वैसे ही वो सब हुआ करती थी और व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हर किसी को होना चाहिए। मेरी बात आपको ये भी पसंद नहीं आए, लेकिन मैं व्यक्ति बुरा नहीं हूं, ये मान के चल रहा है। आपकी बात मुझे भी पसंद नहीं आए, फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं, मैं आपसे सहमत तो नहीं हूं, आपसे मैं राय तो अलग रखता हूं, लेकिन हाँ आप इंसान मेरे जैसे हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करूंगा, ये बात रहनी आवश्यक है। अब दलित साहित्य जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण साहित्य है, यहाँ ये है मैं, और उद्देश्य क्या है? भाई जैसे कहते थे ना कि तो आंदोलन का साहित्य है, तो आंदोलन क्यों है? भाई साहित्य इसलिए लिखा गया कि हम साहित्य के मार्फत सांस्कृतिक चेतना पैदा करें, और जो हम जैसे बाबा साहब ने कहा कि आजादी पाने के लिए आप अपनी लायकी तैयार करो, लायकी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, यानी आप सांस्कृतिक रूप से समर्थ नहीं होंगे तो जो आपको उपलब्धि मिलने वाली है, जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई पोस्टी है, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो अगर अध्यापक की योग्यता नहीं हासिल करेंगे तो कैसे हासिल? आप कोई वकील बनने जा रहे हैं तो वकालत का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे वकील बनेंगे? तो इसीलिए वो कहते हैं कि पहले आप अपनी सांस्कृतिक तैयारी करें। वैश्विक मार्ग में उनका एक लेख है, उसका शीर्षक है क्रांति किसे कहते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण लेख, मैंने इसका अनुवाद भी किया है, बहुत पहले इसके बारे में मैं बोला भी था। तो वो सबसे वो कहते हैं कि खून खराबा ही क्रांति नहीं है, व्यवस्था को बदल देना क्रांति है, लेकिन व्यवस्था रक्त क्रांति से बदलने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मार्क्स कहते हैं, आप अपनी चेतना से, अपनी लायकी से भी चीजों को बदल सकते हैं, और जिस अनुपात में आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाएंगे, उस अनुपात में आपका दुश्मन आपका दोस्त बनता चला जाएगा, और जितने आप कमजोर होंगे वो उतना ही आपका दुश्मन बनता चला जाएगा। ये सीधा सीधा अनुभव जन्य ज्ञान है। तो एक बात तो यह है कि हम किस तरह, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए ये कोई मुकेश जी की बात नहीं है, हर युवक जिसमें चेतना आती है, जिसमें गतिविधियां करने की क्षमता पैदा होती है, वो युवक उस समय के किसी भी आंदोलन से जुड़ जाता है स्वाभाविक तौर से, इंसानी तौर से। इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग आर्य समाज से जुड़े, क्योंकि आर्य समाज सुधार की बात कर रहा था और उस समय दूसरा मूवमेंट नहीं था। हमारे लोग बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टियों में गए, प्रगतिशील, जनवादी, ये तमाम जितने संगठन थे उनसे जुड़े, क्योंकि उस समय दलितों की अलग से कोई संस्था नहीं थी, या गतिविधि नहीं थी, या उतनी तीव्रता नहीं थी। और उसका कारण यह है कि जो भारत की उच्च जातियां हैं, जो क्रांति और परिवर्तन, मार्क्सवाद, ये भाग वो भाग उल्टे बिछाते रहते हैं, वो लोग पहले से सांस्कृतिक, शैक्षिक, कलात्मक और मीडियाई ज्ञान अधिक अर्जित कर चुके हैं, अवसर अधिक उन्होंने हासिल किए। तो स्वाभाविक बात है कि जिसको अवसर मिला है उसमें इन चीजों की ताकत आई है, तो फिर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि आप भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये आपका अपना विवेक है कि आप किसी आंदोलन में अपनी या अपने जैसे लोगों की या अपने समाज की मुक्ति की बात करें, वो आपकी चिंता का विषय रहे। तो जाहिर सी बात है कि दलित साहित्य मनोरंजन का साहित्य नहीं है, जो बार बार कहा जाता है, उद्देश्यपूर्ण। और उद्देश्य क्या है?
जो संविधान से कहता है कि हमें समता स्वतंत्रता स्थापित करनी है, जो हमारे भारत की आत्मा है, जो हमारे बुद्ध ने, अम्बेडकर ने, फुले ने और रैदास ने, कबीर ने, जो तमाम लोगों ने मानवतावादी चेतना जो विकसित की और जो अंततः एक ही बात आई कि भाई मनुष्य एक तरह से पैदा होता है, एक ही तरह से मरता है। तो फिर ये जो बीच में दलालों ने छोटा बड़ा बनाना या ऊंच नीच पैदा करना जन्म के आधार पर या वर्ण के आधार पर या धर्म के आधार पर, इससे लगातार लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए चाहे कवि जो भी हो, लेखक जो भी हो, उसके सामने एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य होना चाहिए। और जो अपना रास्ता नहीं चुनते कि तो वो दूसरों के अधीन चलते रहते हैं, वो अपने समाज को बहुत कुछ नहीं दे पाते। इसीलिए जो क्रांतिकारी सच्ची क्रांति, जो सांस्कृतिक क्रांति है, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति के बगैर बाकी क्रांतियां होंगी नहीं। जिसे कहते हैं लायकी, सामर्थ्यता, मजबूती। आपको कुछ कोई वजन उठाने के लायक ही नहीं है आपके कंधे, तो आप जात उसमें कंधे बढ़ाकर अपना शरीर तोड़वा लेंगे। तो पहले आप कसरत करें, कसरत, वैचारिक कसरत, अध्ययन की कसरत, और फिर उसके बाद आप पहलवान बने और उस युद्ध को जीते। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं और समय नहीं है। मैं राजेश जी से निवेदन कर रहा था कि भैया थोड़ा छोटा कर लेना, लेकिन उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली थी, तो एक तो समय उन्होंने काफी कुछ किया और जवान साहब ने भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात धैर्य से सुनी, और बहुत बहुत धन्यवाद।